3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोविड गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए शहर में प्रतीकात्मक रावण दहन के हुए आयोजन। घसीटी धड़े की ओर से रावण की बगीची में रावण दहन कर परंपरा का किया निर्वहन। अधर्म पर धर्म की, अनाचार पर सदाचार की, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व विजयदशमी कोविड नियमों का अनुसरण करते हुए परंपरा अनुसार प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में कोविड गाइडलाइन के चलते रावण दहन नहीं हो सका, लिहाजा श्री अग्रवाल घसीटी धड़े ने परंपरा का निर्वहन करते हुए घसीटी मोहल्ला स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ मंदिर से भगवान श्री राम की गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए ऊसरी गेट रावण की बगीची पहुंची, जहां विधिवत रावण दहन किया गया। श्री अग्रवाल घसीटी धड़ा के कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु चौधरी ने बताया कि पूर्व में रावण की बगीची में ही शहर का प्रमुख रावण दहन किया जाता था। बाद में भीड़ के मद्देनजर नगर निगम ने स्थान परिवर्तन कर पटेल मैदान में रावण दहन शुरू कर दिया। इस बार कोविड नियमों की वजह से पटेल मैदान में रावण दहन नहीं हो सका, लेकिन अनलॉक 5 के अंदर दी गई रियायतों के मद्देनजर रावण की बगीची में रावण दहन किया गया, जहां घसीटी धड़ा के पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, पार्षद और कुछ नेतागण ही शामिल हुए। ये आयोजन अग्रवाल पंचायत घसीटी धड़ा से किया जा रहा है और ये परंपरागत रूप से किया गया है। ये 200-300 साल पहले से इस मंदिर से भगवान राम की सवारी आती है और इसी जगह भगवान राम का रावण का दहन किया जाता था। बाद में नगर निगम द्वारा पटेल ग्राउंड के अंदर इस तरह का आयोजन होने लगा। वहाँ भी अग्रवाल पंचायत घसीटी धड़ा के मंदिर से ही भगवान राम की सवारी जाती है और उसी के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और यहाँ भी इस बार भी कोविड की पालना करते हुए हमने बिल्कुल सीमित लोगों से प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन किया जा रहा है और जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति, धड़े के पदाधिकारी, अन्य कुछ सज्जन पधारे हैं और भगवान की आरती, रावण दहन का कार्यक्रम हो चुका है और अब भगवान की आरती हो चुकी है और राम का पाठ चल रहा है। रावण दहन के आयोजन में विधायक वासुदेव देवनानी, नगर निगम महापौर ब्रिलता हाड़ा, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, घसीटी धड़े के अध्यक्ष घनश्याम चौधरी, सचिव राजेंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु चौधरी, मंदिर प्रबंधक मुकेश चौधरी, लोकेश चौधरी, मनोज गर्ग, सत्यनारायण गोयल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अंत में भगवान श्री राम की आरती के साथ रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी ने एक दूसरे को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। आज विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं अजमेर वासियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। यह पर्व अधर्म पर धर्म की, अनाचार पर सदाचार की और अन्याय पर न्याय की जो विजय का प्रतीक है। हम सब लोग मिलकर के इस रावण रूपी जो अराजक और अराष्ट्रीय तत्व हैं, इनका सफाया करने में हम लोग सहयोग प्रदान करें, ताकि इस देश में, इस राज्य में, इस अजमेर में राम राज्य की ओर हम लोग आगे बढ़ सकें। ये सब लोग सुखी रहें, संतुष्ट रहें और सभी लोग सुख समृद्धिमय हों और एक राम राज्य जो सब लोग प्रसन्न चित्त और स्वस्थ और स्मृतिशाली रहें, इसकी हम कल्पना करते हैं, इसको साकार रूप प्रदान कर सकें। रामलीला के मनोरंजक पात्रों ने हंसा हंसा कर किया लोटपोट। गोवर्धन बस्ती में रावण ने झपकाई आंखें। जादूगर मित्र मंडली द्वारा 12 वर्षों से रामलीला और रावण दहन का किया जा रहा है आयोजन। अलवरगेट जादूगर मित्र मंडली द्वारा जादूगर लक्ष्मण चौक में पिछले 12 वर्षों से रामलीला और रावण दहन का सफल आयोजन किया जा रहा है। गरीब बस्ती के लोगों को कहीं दूर रावण दहन देखने न जाना पड़े, इसी सोच को लेकर जैकी मधुबनिया और उनके 15-20 साथियों ने लगभग 12 वर्ष पहले यहां रामलीला का मंचन शुरू किया। इसी के साथ लोगों के सहयोग से यहां रावण दहन भी किया जाने लगा। इसके बाद से लगातार हर वर्ष यहां रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम होता है।
रामलीला के पात्र यहीं के बच्चे निभाते हैं, जो मनोरंजक दृश्य पैदा कर स्थानीय लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं। इस कार्यक्रम का बड़ी तादाद में बस्ती के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी आनंद लेते हैं। इस कलाकारी को देख कर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं हमारे कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ जादूगर लक्ष्मण चौक में रामलीला और रावण दहन का आयोजन। हनुमान जी को उनका दहन करा जाए। जादूगर लक्ष्मण चौक के अंदर जादूगर मित्र मंडली है, जिसके अध्यक्ष हमारे जैकी मठोनिया है और इनकी टीम कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम है। ये कम से कम 10 से 12 वर्ष से यहाँ लक्ष्मण चौक के अंदर रावण दहन चला रहे हैं, करते आए हैं। और इनकी जो बारात है पूरी मतलब रामलीला होती है और राम बारात भी आती है। राम बारात का पूरी रामलीला यहाँ पर लक्ष्मण चौक में होती है। कम से कम यहाँ पर अच्छे लोग, अच्छी रात में आसपास जो गरीब लोग होते हैं वो यहाँ पर रावण दहन देखते हैं, क्योंकि जब भी रावण दहन होता है पटेल मैदान में होता है और यहाँ के लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये सोचते हुए इन्होंने यहाँ पर आज 13वां वर्ष है यहाँ पर रावण दहन का प्रोग्राम चालू करा, जिसके अंदर यहाँ के गरीब लोग उसका लुत्फ़ उठाते हैं। और यहाँ पर हर तरह के मतलब जैसे दुकानें भी लगती हैं, पापड़ों की दुकान लगती है, चाट की दुकानें लगती है, मेला टाइप लगता है यहाँ पर हर वर्ष। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस मित्र मंडली को कि यहाँ के लोगों के लिए अच्छी सोच है कि जो गरीब लोग कहीं जा नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए यहीं इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है। इसी तरह जादूगर गोवर्धन बस्ती में भी बस्ती के चिंका, पीयूष व उसके साथियों ने लगातार 4 दिन रात मेहनत करके बैठा हुआ रावण बनाया, जो आंखें भी चलाता है और मुंह भी। अमूमन देखा जाता है कि ऐसा रावण बनाने के लिए नगर निगम हर साल लाखों रुपए खर्च करके बाहर से रावण बनाने वाले कलाकारों को बुलाती थी, जो पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते थे, जिसमें रावण का पुतला आंख चलाता था। लेकिन यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा अनोखा बैठा हुआ रावण बनाया जो आंखें भी चला रहा है और मुंह भी। क्षेत्र के अखाड़ेबाजों ने अपने पट्टेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मां काली की सवारी निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए बस्ती में पहुंची, जहां रावण दहन किया गया। ये हमारे मोहल्ले में वैसे रावण नहीं बना था, पर बच्चों का उत्साह है इसलिए इन्होंने रावण बनाया है। रावण बैठा हुआ है, शिव जी लगाते बट कोई चांस नहीं थे, टाइमिंग भी नहीं था। 3 नाइट इन्होंने किया है बट टाइम नहीं था, इसलिए बहुत शिद्दत से बनाया है इन्होंने। आंखें चलती है, मुंह चलता है इसका, नीचे से अंदर से पार्ट्स बहुत से, पर टाइम नहीं था हमारे पास, नहीं तो हम इसमें और कुछ भी करते इसलिए। हाँ ये तो है, बट इन्होंने पटाखे भी नहीं लगाए इसमें, ज़्यादा टाइमिंग नहीं था इसलिए। अब ये रावण तो बच्चों ने बनाया, छोटे बच्चों ने, 2 बच्चे हैं ये चिंका और पीयूष, इन्होंने भी बहुत उत्साह से बनाया है। सुबह से शाम तक इन्होंने रावण बनाया है। ये जादूगर कॉन्वेंट स्कूल के पीछे गोवर्धन बस्ती। सर ये बैठा हुआ रावण है जो कि पहले भट्टे पे बना चुके थे, तो 3 नाइट भी हमने करी है और इसलिए हमने बनाया है आज। सर इसके आँख भी है, आँख चलती है और मुंह चलता है, और भी है जो फंक्शन है इसके अंदर, सब चीज़ है। ये जादूगर कॉन्वेंट स्कूल अलवर गेट। कोरोना की पाबंदियों के बीच पुष्कर मेला मैदान में नहीं हुआ रावण दहन। पुष्कर के बांगड़ तिराहे पर
सादगी के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए। तीर्थ नगरी पुष्कर में शुक्रवार को कोरोना के बीच बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी सादगी के साथ मनाया गया। श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ की ओर से दशहरा महोत्सव के तहत बांगड़ तिराहे पर रेतीले टीलों के बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर रामलीला के विभिन्न कलाकारों ने प्रस्तुति दी। वराघाट से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी गाजेबाजों के साथ सवारी के रूप में बांगड़ तिराहे पहुंचे, जहां भगवान श्री राम की आरती के पश्चात मेघनाथ, कुंभकर्ण और आखिर में रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में कस्बेवासी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कोरोना में पाबंदियों व राज्य सरकार की गाइडलाइन के चलते धार्मिक आयोजनों पर लगे प्रतिबंध की वजह से मेला मैदान में होने वाला रावण दहन का विशाल आयोजन इस बार नहीं हुआ। आज श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के द्वारा जो प्रतिवर्ष दशहरा महापर्व का जो आयोजन होता है, उसके अंतर्गत आज दशहरा का सूक्ष्म रूप से, क्योंकि कोविड गाइडलाइन है, उसको पालना करते हुए सिर्फ भगवान की सवारी निकाली गई और छोटे छोटे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जो कि विगत वर्षों में 35-40 फुट के बनते हैं, इस वर्ष मात्र 12-12 फुट के पुतलों का रावण का दहन किया गया। और कोविड गाइडलाइन को देखते हुए कोई भी कार्यक्रम दूसरा आयोजित नहीं करा, सिर्फ भगवान की सवारी निकाली गई और ये पुतलों का दहन का आयोजन किया गया। वर्ष चूंकि विगत 3 वर्ष से कोरोना है, ये तीसरा वर्ष है कि रामलीला नहीं हो पाई कोरोना का देखते हुए, क्योंकि ये होना भी चाहिए। दूसरा वर्ष है कि रामलीला नहीं हो पाई, क्योंकि प्रतिवर्ष रामलीला होकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मगर पिछले 2 वर्ष से ये रामलीला का आयोजन न करके, और पिछले वर्ष तो इतना भी आयोजन नहीं करा था क्योंकि पिछले वर्ष कोविड की ज़्यादा थी, और अब की चूँकि थोड़ा सा खुल गया है, फिर भी कोविड को देखते हुए इस वर्ष रामलीला नहीं करी गई और सिर्फ भगवान की रघुनाथ जी की जो हमारे विप्र महासभा है, वहाँ से मंदिर से सवारी निकाली गई बैंड बाजा के साथ में, और यहाँ के पुतलों का दहन किया गया। न तो लीला मंचन किया गया, न रामलीला का आयोजन किया गया। और आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको बाइट दे रहा हूँ इसलिए मास्क हटा रखा है, नहीं तो मास्क भी लगा के सैनिटाइज करके और उचित दूरी का पालन करते हुए, ये कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर की 110वीं व 111वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन। आम सभा में 75,000 किसानों को खरीफ और रबी की फसलों के पेटे 537 करोड़ का ऋण वितरित किए जाने का निर्णय। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर की 110वीं और 111वीं वार्षिक साधारण सभा वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 एक साथ आयोजित की गई। बैंक के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बताया कि कोविड की वजह से 2 साल वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया जा सका, लिहाजा इस बार दोनों वार्षिक आम सभा एक साथ आयोजित की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधन से जुड़े लोग और किसानों ने भाग लिया। चौधरी ने बताया कि बैंक किसानों को 0% पर ऋण उपलब्ध करवा रही है। लगभग 75,000 किसानों को खरीफ और रबी की फसलों के पेटे 537 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। वर्तमान में खरीफ की फसल के लिए 265 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि रबी की फसलों के लिए ऋण वितरण किया जा रहा है। जल्द ही बैंक इस लक्ष्य को भी पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बैंक व सरकार के अंशदान से 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। बैंक किसानों के हितार्थ सदैव अग्रणीय हैं। पिछले सीजन में 57,000 किसानों का 257 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ किया गया था। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक की आज 110 और 111वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कोविड काल होने की वजह से वर्ष 19-20 का हम यह आयोजन नहीं रख पाए, इसलिए 2 वर्षीय वार्षिक सभा आज आयोजित की गई है। बैंक किसानों को 0% ब्याज पे ऋण उपलब्ध करवा रहा है। लगभग 75,000 किसानों को खरीफ और रबी में मिला करके हम इस वर्ष 537 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। वर्तमान में 265 करोड़ रुपए खरीफ सीजन के हम दे चुके हैं और रबी सीजन का कार्यक्रम हमारा ऋण वितरण का चालू है और इस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। किसानों की सेवा में यह बैंक सदैव तत्पर है
किसानों को 10 लाख रुपए तक का बीमा, जिसमें उसे और बैंकों और राज्य सरकार का अंशदान मिला करके 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। इस तरह ये किसान के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय सहकारी बैंक की है। विगत वर्ष में ऋण माफी के दौरान भी 230 करोड़ रुपए राज्य सरकार का जो ऋण माफी योजना थी, उसमें 57,000 किसानों को 230 करोड़ रुपए का ऋण माफी दी गई थी। और इस तरह सदैव किसानों की सेवा में ये बैंक तत्पर है। बैंक की प्राथमिकता 0% पे अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने की है। इस वर्ष हमने 15,000 नए किसानों को इस बैंक से जोड़ करके और उनको राशि दी है, जो मिनिमम 15,000 रुपये एक किसान को है। जो वित्त की उपलब्धता होगी तो वो राशि बढ़ती जाएगी। एक दफ़ा आवेदन और जुड़ने के बाद प्रतिवर्ष हम उसमें 10%, 15%, 20% जैसा भी होता है फंड की अवेलेबिलिटी के आधार पर किसानों को ऋण, अधिक के ऋण दे करके उनको मदद प्रदान करते हैं। आज जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अजमेर डेयरी के चेयरमैन हैं और समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं, भू विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, जो भी सहकारिता के पुरोधा है जिले के सम्मान, उन सभी को इस आम सभा में आमंत्रित किया गया। आम सभा में क्या देने वाला है? आम सभा में तो जो लाभांश होता है उसका हमें अधिकतम 20% तक भुगतान किया जाता है, पर जो लाभ की राशि होती है तो हम एक ऑनरेरी आए हुए सभी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षगण जो इसके पदेन सदस्य हैं, उनको गिफ्ट के तौर पर एक केटली उपलब्ध करवाई जाएगी। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर विभाग द्वारा सीपीआर पर कार्यशाला। राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में एनसीसी और एनएसएस छात्राओं को दिया गया प्रशिक्षण। शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर विभाग की ओर से राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में जीवन रक्षक प्रणाली चेस्ट ओनली कंप्रेशन यानी सीपीआर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में यानी जीवन के अंतिम क्षणों में किस प्रकार व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने पर बचाया जा सकता है। जीवन रक्षक प्रणाली चेस्ट ओनली कंप्रेशन यानी सीपीआर देकर उसकी सांसों को वापस से चालू किया जा सकता है। इसी का प्रशिक्षण आज महाविद्यालय के एनएसएस और एनसीसी के छात्रों को दिया गया है। लगभग 150 से 200 छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस मौके पर कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद रहा, उन्होंने भी कार्यशाला में सीपीआर का प्रशिक्षण लिया। आज विश्व निश्चेतना दिवस पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग की टीम राजकीय गर्ल्स कॉलेज के अंदर यहाँ पर एनसीसी और अन्य बच्चों को कोल्स चेस्ट ओनली कंप्रेशन की कार्यशाला आयोजित करी, जिसमें 100 से 150 लड़कियों को, कन्याओं को इनको चेस्ट कंप्रेशन की विधि को सिखाया। ये चेस्ट ओनली कंप्रेशन एक विधि है, इससे कोई व्यक्ति अचानक कहीं भी बेहोश होकर गस खा के गिर जाता है तो उसको चेस्ट में मसाज करके, कंप्रेस करके जो कि सिखा सकते हैं। ये कोई ऐसी विधि नहीं है कि जिसको चिकित्सा की नॉलेज हो वही कर सके, इस विधि को कोई भी कर सकता है। यही बच्चों को सिखाया और इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा है और इनको डेमो में आपने जो खुद ने भी देखा है इसके अंदर ये करके देख रही हैं और इसमें पारंगत हो रही हैं इसके अंदर। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स द्वारा रोजगार मेले का आयोजन। अजमेर सहित प्रदेश के 13 जिलों में लगे रोजगार मेले में कई कंपनियों ने लिया भाग। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से शुक्रवार को अजमेर में रोजगार मेला लगाया गया। रोजगार मेले में बेरोजगार नौजवानों के लिए कई कंपनियों की रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के चैप्टर हेड यूडी खान ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए, जिसके मद्देनज़र एएमपी ने अलग अलग कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर बेरोजगारों को रोजगार देने की राह में ये कदम उठाया है। आना सागर लिंक रोड स्थित स्टार इन्फोटेक कॉलेज में ये रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अलीमुद्दीन ने बताया कि आज ही के दिन जयपुर, कोटा, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, टोंक, जोधपुर, अलवर, शाहपुरा में भी रोजगार मेले लगाए गए हैं। आज हमने एएमपी के मार्फत बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ एक मेले का आयोजन किया है। एक्चुअली कोविड के बाद में जिस तरह से लोगों की नौकरियाँ गई हैं, लोगों को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस परेशानी से दूर करने के लिए एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी ने यह सोचा है कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए लोगों को रोज़गार देकर कुछ मदद की जाए।
तो कंपनीज से हमने कांटेक्ट किया है, कंपनीज के पास वैकेंसीज़ हैं, जिस तरह की वैकेंसीज़ के लिए उनको जो क्वालिफ़िकेशन के जो बंदे चाहिए थे हमने उनसे कांटेक्ट किया है और उनको बताया कि कंपनीज़ हैं, उनको वैकेंसीज़ हैं, आप वहाँ अप्लाई करें और आपको रोज़गार मिल सकता है। तो हमने दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म का रोल अदा किया है। बच्चों को हमने बताया कि इन कंपनीज़ में आपकी ज़रूरत है, कंपनीज़ की क्वालिफ़िकेशन जो उनको रिक्वायर्ड है उस क्वालिफ़िकेशन के लोगों को हमने यहाँ इकट्ठा किया। आज दोनों के बीच मुलाकात होगी, इंटरव्यूज़ होंगे, उस इंटरव्यूज़ से कंपनी के लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्वालिफ़िकेशन उनको चाहिए उस हिसाब से बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और काफ़ी लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से आज रोज़गार मिलेगा। इस काम के लिए हमें जो जगह की ज़रूरत थी वो जगह उम्मत फाउंडेशन ने हमें यहाँ अवेलेबल करवाई है। स्टार इन्फोटेक कॉलेज उम्मत फाउंडेशन की तरफ से हमें मिला। हम एमपी की तरफ से उनका शुक्र अदा करना चाहेंगे। आज ऑनलाइन हमने उनका रजिस्ट्रेशन बच्चों से अपील की थी कि वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करें। कल तक हमारे पास 66 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा हमने उनको ये भी सहूलियत दी कि ऑन स्पॉट अगर वो ऑनलाइन नहीं करवा पाएँ, टेक्निकली उनको प्रॉब्लम रही है या कोई वजह रही है जिससे वो नहीं करवा पाएँ, तो वो ऑन स्पॉट यहाँ आएँ। ऑफलाइन हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम उनका इंटरव्यू भी लेंगे और जो भी योग्य होंगे उनको हम कोशिश करेंगे रोज़गार दिलवाने। स्मार्ट सिटी बन रहे अजमेर की सड़कों की कौन लेगा सुध? सही सड़क पर बन रही है नई सड़क, टूटी सड़कों का कोई नहीं धड़ीधोरी। अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, कब तक बनेगा यह एक यक्ष सवाल है जिसका उत्तर ना स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के पास है ना ठेकेदार फर्म के पास। केंद्र से लगातार पैसा आता जा रहा है और स्मार्ट सिटी में खर्च भी होता जा रहा है, लेकिन कहां खर्च हो रहा है धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। अजमेर का हाल देखो, पंचशील में ठेकेदार ने टुकड़ों में सड़क बनाकर छोड़ दी है। आधी से ज़्यादा सड़कों पर कंक्रीट बिछा दी गई, लेकिन सड़क पर डामर या सीमेंट डालने का टाइम नहीं है। वहीं गौरव पथ वैशाली नगर, जहां ऑलरेडी अच्छी खासी सड़क बनी हुई है, वहां पर दिन के समय सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे मुख्य मार्ग पर पूरे दिन जाम के हालात बने रहे। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के बीच वाहन चालकों को घंटों जाम में खड़े रहकर अपना कीमती पेट्रोल डीजल फूंकना पड़ा। ठेकेदार या संबंधित विभाग के अधिकारी इसी काम को रात के वक्त करा देते तो लोगों को परेशानी ना होती, साथ ही सड़क की गुणवत्ता भी बनी रहती। दिन के समय सड़क बनाने से उस पर वाहनों का आना जाना लगा रहा। रोडों का नवीनीकरण हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन ये कार्य रात के समय हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी गीले रोड पे ही गाड़ियाँ चल रही है, रोड जल्दी खराब होने की संभावना है और कार्य तो शहर की प्रगति के लिए बढ़िया ही हो रहा है। ट्रैफिक की थोड़ी समस्या रही रोड बनने के दौरान, क्योंकि एक तरफ से रोड को पूरा बंद कर दिया तो एक ही साइड में दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा था, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। अब तो खुल गया है। ये भाटे खूब चलते हैं, गाड़ी जाती है तो लग भी जाती है लोगों में, ये चक्कर है। इसलिए वो पहले कहा भी था तो कोई बोला यहीं तक का ऑर्डर है, यहीं तक बनेगी और आगे नहीं बनेगी, तो वो यहीं छोड़ो चलेगा। हाँ, वो तो पहले वाली पे बना रहे वाले एक इंच जो है, ये सामने बनाइए जो भी ऐसे ही बनाइए बिल्कुल। ये है भाई, सड़क तो ढंग की बननी चाहिए, चल तो जाए। अब ये लेयर बन जाती है तो उसको कोई मतलब होता है। बीच में खड्डा है ब्रेकर के पास, जो लोग दिखता है नहीं, ब्रेकर है कि नहीं, वो सब दो तीन कितने रोचे गिरते हैं एक ना एक। आते हैं सब पत्थर आते हैं, चलो चल के पत्थर आते हैं गाड़ी से टकरा करके, तो नहीं नुकसान की चद्दर आती है। फिर अभी जब बैठे तो अंदर तक नहीं आ पाते, यहीं तक तो आते हैं डब्बे से। जी, अब यहाँ पे इतने खड्डे हो रखे हैं, या जेसीबी ने खड्डे कर दिए सड़क मेन रोड पे, और पूरी रोड टूटी हुई है। इतने एक्सीडेंट वगैरह होते होते बचते हैं, कई बार तो गिर भी जाते हैं। और जैसे गाड़ी निकलती है इतनी भयंकर आवाज़ आती है, मैं दुकान से डर कर के बाहर निकलता हूँ, जो कोई भिड़ ही नहीं गया हो जैसे, इतनी भयंकर आवाज़ आती है। और कुछ सुनते ही नहीं, पता नहीं कोई जो गड्ढे करे कम से कम भरने का काम तो करे, वो भरते हुए नहीं है, पता नहीं क्या लापरवाही है। और जबकि बड़े से बड़े अधिकारी इधर रहते हैं और बड़े बड़े मतलब व्यापारी वगैरह जो व्यापारी वर्ग है वो भी इधर रहते हैं, पता नहीं सुनते नहीं, किसी को नज़र ही नहीं आता, चलते रहते फिर भी। हाँ, यही लग रहा है कि बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि तब जाके इसको जल्दी, जबकि दिवाली से पहले इसको तैयार करना चाहिए था। और ये तो काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, काम को साल भर हो गई, कम से कम 1 साल से ये काम अटका पड़ा है। बिल्कुल इतनी धूल मिट्टी आती है कि मेरे आटे का काम है, इसमें इतनी धूल मिट्टी आती है। कंक्रीट यहाँ से उछल के कंक्रीट जो पत्थर है वो यहाँ तक आ जाते हैं टायर की वजह से। जैसे गाड़ी तेज़ स्पीड में जाती है तो उसके जो कंकर निकलते हैं वो कंकर दुकान तक आ जाते हैं। ये परेशानी है। ये बल्दे नगर फर्स्ट नंबर गली नंबर 1 से लेकर के और स्टीफन चौराहे तक ये कंडीशन है, यही कंडीशन चल रही है। बिल्कुल ये बहुत भयंकर कंडीशन है, ये पूरी रोड खुद ही पड़ी है। पिछले कई वर्षों से इस रोड की जो है हालत ऐसी की ऐसी है,
इसका कोई इसकी तरफ ना तो किसी ने ध्यान दिया है, ना इसका कोई सही तरीके से संज्ञान लेता है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ है, अब स्कूल का वे यही है, स्टीफन है, वृंदावन है, भगवान महावीर है, लॉरेंस मियो है, सबका बच्चों का निकलना यहीं से। आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट होता है। और जैसे कोई बस या ट्रक निकलता है तो उसके पत्थर उछल के दुकानों पे आते हैं। धूल 24 घंटे धूल उड़ी हुई रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोहरा छा रखा है। आप जब निकलोगे जब कोहरा छाया हुआ रहता है। और कई सालों से हमने विगत कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया था, यहाँ से बलदेव नगर विकास समिति से मैंने, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया था, लेकिन वही PWD ढीली है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन इस तरह से चलेगा तो मुझे लग रहा है कि आदमी मरने के बाद ही ये सड़क उपलब्ध हो पाएगी आदमी को। बनी बनाई सड़क पर सीधे ही डामर और कंक्रीट की लेयर डाली जा रही है, जिससे गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह सड़क कितने समय तक चल पाएगी। इन कार्यों की जांच के लिए कोई भी अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से ठेकेदार और उसके कारिंदे मनमानी कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। लोगों ने बताया कि जहां ज़्यादा ज़रूरत है वहां सड़क बनाने का काम नहीं किया जा रहा, और जहां पहले ही अच्छी खासी सड़क बनी बनाई है उसे दोबारा बनाया जा रहा है। यह बात समझ से परे है। अजमेर की प्रमुख कॉलोनियों के प्रवेश मार्गों के हालात बद से बदतर हो रखे हैं। रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह सीवरेज लाइन और पेयजल पाइपलाइन और टेलीफोन लाइन और विद्युत लाइन और ना जाने कौन कौन सी लाइन के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, जिन्हें खोद कर वापस वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। रिपेयर करने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं, ना ही स्मार्ट सिटी के अधिकारी इसकी सुध ले रहे हैं। त्योहार के मौके पर सड़कों के हालात नारकीय बने हुए हैं और अजमेर के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बहुत बदतर हालात है। काफ़ी टाइम हो गया, पहले आधा अधूरा काम करके फिर आगे चले जाते हैं, बार बार फिर आते ही नहीं है पास। एक महीना हो गया, 1.5 महीना, कस्टमर को दिक्कत होती है, गिर जाते हैं कस्टमर। ये हालत लगी पड़ी है जगह जगह। अब ये पूरी है 10-15 दुकानें जो सभी परेशान है। यहाँ पर कस्टमर आते हैं, बोलते हैं तैयार कराओ। हमने कहा काम आगे हो तो तैयार कराएं ना, क्या कराएं आगे। आप उनके ऊपर ही हम तो जो आगे करेंगे कार्रवाई तभी तो होगा। इससे और बीमारियां फैली है, धूल मिट्टी उड़ती है तो और, बल्कि त्योहार तो लोग और बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, रोड तो जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए इनको। स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति है। बीकानेर मिष्ठान से लेकर पंचशील तक पूरा रोड खोल रखा है। त्यौहार का टाइम अलग है, लोगों का आवागमन हो रहा है, लोगों का लोग खरीदारी करने जा रहे हैं त्योहारों में। बिल्कुल हालत ऐसी ख़राब कर रखी है, रोड खोद रखा है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है कि आप पूछो ही नहीं। क्योंकि लाइटें भी प्रॉपर चलती नहीं है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, आंखें ख़राब हो गई है लोगों की। बेचारे बुजुर्ग आदमी है, कई बार लोग एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। लोग कहीं पर फिसल गए हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, स्कूल भी चालू हो गए हैं, वैनें भी जाती हैं, बसें भी जाती हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई। दुकानदारों के आगे भी देखो उन्होंने पूरा खोद रखा है पूरा। यहाँ पे भी 1.5 महीना भर हो गया, पर यहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दुकान ग्राहक चढ़े कैसे, दुकान पे जावे कैसे ग्राहक। बहुत स्थिति ख़राब है, बहुत ज़्यादा खड्डे कर रखेंगे, पूछो ही नहीं। गाड़ियाँ उछल रही हैं, गाड़ियाँ गिर रही हैं, धूल इतना बहुत। रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रात के टाइम आदमी जाता है, धूल मिट्टी अलग उड़ती है और दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। कई बार तो हम भी गिरते गिरते बचे हैं यहाँ पे। बहुत स्थिति ख़राब है। प्रशासन से निवेदन है, इसको जल्द से जल्द त्यौहार का टाइम है, इसको रोड को पूरा नया बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए, तो लोगों को सुविधा हो। यहाँ पे कल अपन स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो रोडों की तो हालत बहुत ख़राब है। पूरा शहर खोल रखा है आप लोगों ने, तो उसको जल्द से जल्द त्यौहार से पहले रोड की सारी रिपेयर की जाए, रोड का सुधार हो। रोड बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल सड़कों पे खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है यहाँ पे। बिल्कुल आप देख रहे हैं दुकानदारों को यहाँ पे धंधे का टाइम है, रोजगार का टाइम है। अगर त्यौहार के टाइम में नहीं होंगे तो कैसे दिक्कत वाला काम है। तो जल्द से जल्द प्रशासन इसको सुधार। रोडें में ऐसी बनाए जो प्रॉपर मजबूत रोडें हों, तो वापस नहीं उखड़े। कई बार रोडें बन जाती हैं और रोडें वापस उखड़ जाती हैं, बरसात का पानी बढ़ जाता है। तो प्रॉपर रोडें बनाए जाएँ, प्रॉपर ढलान हो पानी के जाने की, और बिल्कुल अच्छी रोडें बनाए जाए। हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोड पूरे बने हुए नहीं है। कम से कम 1 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, दुकान पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, बच्चे गिर जाते हैं, और बल्कि बीमार होते हैं इससे, मिट्टी से। दिवाली का त्यौहार आ रहा है। स्मार्ट सिटी कहाँ है यार भाई साहब? ये स्मार्ट सिटी का तो कुछ चूँ ही नज़र नहीं आता। पूरे सारे शहर में ऐसा हालत हो रही है, पूछो मत आप। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अंधेरे में तो भाई साहब रात को बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है। कई बार जानवर सामने आ जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट होता है रोड पे। कई जनों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, कईयों के हाथ पाँव टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा हालत यहाँ की ज़्यादा खराब। बिल्कुल सीवरेज के भी ढक्कन टूटे हुए हैं, कोई गिर जाए पता ही नहीं है। इधर एक थोड़ा सा आगे एक खड्डा है, अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे एक पता ही नहीं पड़े, गाड़ी अंदर घुस जाए तो आदमी गिर जाए, हाथ पाँव टूट जाए, कोई मतलब नहीं। यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको सही करवाया जाए। स्मार्ट सिटी अजमेर बनने जा रहा है, लेकिन ये हालत है, क्या होगा देश शहर का। तो सही कराया जाए जल्दी से जल्दी।
अजमेर के नए पुलिस कप्तान ने संभाली जिला पुलिस की कमान। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, निवर्तमान एसपी ने चार्ज किया हैंडओवर। अजमेर के नए एसपी आईपीएस विकास शर्मा ने आज अजमेर पहुंचकर पुलिस कप्तान की कमान संभाल ली। सर्वप्रथम एसपी विकास शर्मा पुलिस लाइन पहुंचे। सिविल ड्रेस में एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एसपी शर्मा एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां जिला पुलिस के बेड़े में शामिल समस्त एएसपी, सीओ और एसएचओ आदि से परिचय प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने नए एसपी विकास शर्मा को चार्ज हैंडओवर किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए एसपी विकास शर्मा ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि अजमेर, पुष्कर और दरगाह की वजह से देश ही नहीं विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके साथ ही यहाँ क्राइम भी बड़े स्तर पर संचालित होता है, जिसे कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। यहाँ मादक पदार्थों की तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क को खंगाला जाएगा। इसके साथ ही वृद्धजनों, बच्चों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता के साथ काम करेंगे और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो और अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे, यह भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा बजरी और शराब माफियाओं पर भी अंकुश लगे, यह भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे जिला पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर विशेष टीम का गठन करेंगे और अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गौरतलब है कि 2010 बैच के पास आउट आईपीएस विकास शर्मा की पहली पोस्टिंग एसपी पाली ग्रामीण के रूप में हुई थी। इसके बाद एसपी सिटी सेंट्रल जोधपुर के पद पर रहे और इसके बाद जैसलमेर एसपी नियुक्त हुए। जालोर और भीलवाड़ा जिला एसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने सकारात्मक पुलिसिंग पर जोर दिया। अब उन्हें अजमेर की कमान मिली है और उम्मीद और आशा है कि यहाँ पर भी बेहतर पुलिसिंग का प्रदर्शन कर वे प्रमोशन प्राप्त करेंगे। देखिए, पहली प्राथमिकता यही है कि हर आदमी की सुनवाई ढंग से हो और जो पुलिस मुख्यालय ने हमारे प्राथमिकताएं निर्धारित की हुई हैं क्राइम कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनकी पालना और साथ साथ महिलाओं, बच्चों पर जो अत्याचार है उनका त्वरित निस्तारण। और आप सब लोगों से भी और अजमेर की जनता से भी आपके मार्फत मेरी अपील रहेगी वो कभी भी हमें अप्रोच करें, हम उनकी समस्या का जो जेन्युइन समाधान है उसका पूरा प्रयास करने का कार्य करेंगे। ये पुष्कर और अजमेर सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल फेम वाली जगह हैं जहाँ पे भारत के अलावा पूरे विश्व से लोगों का आवागमन होता है और उसके कारण उसकी अपनी अलग डायनामिक्स होती है। तो अभी मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं अपने अधिकारियों से चर्चा करके और सभी लोगों से बात करके उसके लिए जो बेस्ट व्यवस्था हो सकती है हम इंश्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से प्रयास यही होगा कि इन फेयर्स को, इन चीज़ों को, चूँकि ये इंटरनेशनल फेम की है तो उनको उस तरीके से रिकग्निशन मिले और वो प्रोटेक्शन मिले। देखिए, ये जो इस मामला है इसके ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है और मेरे लिए इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग एक्चुअली पुलिसिंग कम्युनिटी के लिए ही है, तो वो एक अलग से उसको पुलिसिंग से अलग पार्ट नहीं मान सकते, वो हमारे इसका पार्ट ही है। और अभी पुलिस मुख्यालय ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उसमें लिए हैं। सुरक्षा सखी का इनिशिएटिव लिया है, ग्राम रक्षक दलों का इनिशिएटिव लिया है। तो इन योजनाओं को हम पूरी ढंग से करते रहेंगे, बिकॉज कम्युनिटी से जब तक हम एंगेज नहीं होंगे तब तक हम कार्रवाई ढंग से नहीं कर सकते, काम ढंग से नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पुलिस स्ट्रक्चर का। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के कैंडिडेट की जीत के लिए ख्वाजा से मांगी दुआ। असम सोनाई इलाका से एमएलए करीमुद्दीन बड़बिया ने की दरगाह ज़ियारत। असम में तीसरी पार्टी के रूप में कामयाब हुई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी 30 अक्टूबर को हो रहे उपचुनाव में कामयाबी हासिल करेगी। AIUDF राज्य में बीजेपी सरकार की धर्म की राजनीति और देशवासियों को दो हिस्सों में बांटने की सियासत को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये बात असम सोनाई इलाका से एमएलए करीमुद्दीन बड़बिया ने दरगाह ज़ियारत के बाद मीडिया से कही। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे विधायक करीमुद्दीन को दरगाह ज़ियारत खादिम सैयद अजीज़ अहमद चिश्ती ने कराकर उनकी दस्तारबंदी की। इस मौके पर सैयद फरहाज अहमद चिश्ती ने करीमुद्दीन को तबर्रुक भेंट किया। दरगाह ज़ियारत के बाद उन्होंने बताया कि असम में NRC CAA के लिए उनकी पार्टी ने जनता का साथ दिया और इस मामले को अदालत तक ले गई। असम में बीजेपी से ज़्यादा अब जनता AIUDF को पसंद करने लगी है। यही वजह है कि आगामी 30 अक्टूबर को विधानसभा उपचुनाव में 2 सीट पर उनकी पार्टी जीत की मजबूत पकड़ बनाए हुए है।
चुनावी मुद्दा पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी और सड़क है। यही वजह है कि वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अपने राज्य की खुशहाली के साथ AIUDF के चीफ मौलाना बरुद्दीन अजमल की सेहतयाबी और लंबी उम्र की दुआ मांगने आए हैं। वही हमारा दो पार्टी कैंडिडेट दिया है, दोनों को जीतने के लिए तो दुआ इधर करेंगे ही इंशाल्लाह, और जीतने का उम्मीद भी है। हाँ, AIUDF का पोजीशन तो एक्चुअली 3rd पोजीशन में है अभी, लेकिन की रोल में है। लास्ट इलेक्शन में हम लोग 19 सीट्स में खेला था, तो इसमें से 16 जीता। हमारा स्ट्राइक रेट ऐसा है कि असम के अंदर में स्ट्राइक रेट BJP से अच्छा है, 80% है हमारा स्ट्राइक। और अदर्स हमारा अलायंस पार्टनर जो कांग्रेस था, कांग्रेस का 95 आउट ऑफ 95 इनका 29 इलेक्टेड हुआ था। तो इसलिए हम लोग पार्लियामेंट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में ये सोच रहे हैं कि अलग से लड़ेंगे। इस हिसाब से काफ़ी तैयारी भी चल रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हर कंस्टिट्यूंसी को, हर डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही बारीकी से देख रहा है, और मेरा हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन है। जो डिप्राइव्ड है, जो इसका हक नहीं मिल रहा है, ये सब के लिए कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। ये NRC और CA का तो हमारा पार्टी का स्टैंड विरोधी कर रहा है। हम लोग अभी कोर्ट पे है, हम लोग भी कोर्ट में गया है, और हम आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे हम लोग NRC और CA। इनका उम्र अल्लाह ज़्यादा करे, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे सबका मदद कर रहा है, अल्लाह इनसे और काम दे, यही दुआ है। गवर्नमेंट पूरा फोर्स लगा रहा है, उसका बाद भी उम्मीद तो पूरा है। देखिए, जनता से अभी तो हम लोग तो मुद्दा यही है कि अभी इधर है, एक ही मुद्दा है, प्राइस हाइक। तो हम लोग आज जा रहे हैं घर घर में, जाके यही बोल रहे हैं कि पेट्रोल का दाम कितना है, डीजल का दाम कितना है, और जो इंजस्टिस हो रहा है खास करके माइनॉरिटीज़ को, और खास करके असम का चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बयान दे रहा है इंडिया टुडे के में, जो बोला है मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए, हम इनका पास नहीं जाता है, डेवलपमेंट कर लेंगे। लेकिन ये सब अनडेमोक्रेटिक जो है, एक माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, उसका खिलाफ हम लोग सबको इकट्ठा करके BJP को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर खुलेआम फायरिंग, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी। योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को किया जा रहा है आहत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार को अजमेर प्रवास के दौरान होटल दाता इन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। देश में महिलाओं, बच्चों के साथ दुष्कर्म में राजस्थान टॉप पर आ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित बड़े बड़े मंत्री और नेता भाजपा को मूर्ख, सेंसलेस जैसे बयानों से विचलित करने की कोशिशों में ध्यान भटका रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में पिछले 7 दिन में खुलेआम फायरिंग की घटनाओं ने शांतिप्रिय राज्य को अशांत प्रदेश की श्रेणी में ला खड़ा किया है। योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। पुष्कर में लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र कार्तिक मेला नहीं भरेगा, जबकि दरगाह में हर दिन हजारों लोगों की भीड़ आ सकती है। यह दोहरा मापदंड और दोहरे दिशा निर्देश सरकार जारी कर जनता को भ्रमित कर रही है। प्रदेश में दलित व महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार के हर घर में नल से जल अभियान के तहत दिए गए पैसों का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा। राज्य में विकास पूरी तरह ठप पड़ा है। बिजली कंपनियां मिलकर जनता का शोषण कर रही हैं। 19 महीने से किसानों को सब्सिडी बंद कर रखी है। जनता अपने आप को शोषित महसूस कर रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था आज सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में पिछले 3 दिनों में खुले बाजार में जिस प्रकार से ओपन में फायरिंग हुई है, इसका स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ जोधपुर में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के स्वयं के गृह जिले में एक अपराधी को वहाँ जिस प्रकार से पुलिस ने घेर के मारा है, उनका परिवार इस बात को पूछना चाहता है और लगातार धरने में बैठा है कि अगर अपराध किया था तो न्यायालय सजा देता, पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया, इसका जवाब मांगने का काम करना है। आज देश में कानून व्यवस्था के नाते से पहले नंबर पर महिला दुष्कर्म में राजस्थान आके खड़ा हुआ है। राजस्थान में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजस्थान की परंपरा के पूरी तरह विपरीत है। राजस्थान में जिस प्रकार की परंपरा और भाषा की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखा, जिस प्रकार से विरोधी दल के लोगों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कहीं उनके लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया, सेंसलेस शब्द का इस्तेमाल किया और इसी भाषा का प्रयोग राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं। अगर वो ज्ञानशील हैं
तो इस बात को बता दें कि वो कानून व्यवस्था क्यों नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे। वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि आज राजस्थान का व्यक्ति बिजली की कीमतों से परेशान क्यों है। अगर वो वास्तव में मुख्यमंत्री अपने को बहुत अधिक ज्ञानवान और स्थितियों को नियंत्रित करने वाला मानते हैं तो इस बात की जानकारी दें कि आज जो बिजली का क्राइसिस, एक तरफ बिजली के बिल में करंट और दूसरा बिजली के तारों से करंट का गायब होना, इसके जिम्मेदार कौन है, उसका नियंत्रण समय पर क्यों नहीं कर पाए, इसकी जानकारी दे दें। विकास पूरी तरह ठप है। केंद्र की योजनाओं को कैसे अवरुद्ध किया जाए, इसकी योजना राजस्थान की सरकार बना रही है, चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर जल शक्ति के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का विषय हो, इनको अवरुद्ध करने में सरकार लगी हुई है। राजगढ़ भैरव धाम पर हुआ अखंड ज्योति का समापन। दशम तक चली अखंड ज्योति की चमत्कारी चिमटी भभूत का वितरण। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर चल रहे शारदीय नवरात्र महोत्सव के समापन पर बाबा भैरव व मां कालिका के जयघोष के साथ मुख्य उपासक गुरुदेव चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरव व मां कालिका की आरती की गई। साथ ही चंपालाल महाराज द्वारा शारदीय नवरात्र महोत्सव में एकम से दशम तक चली अखंड ज्योति का विधिवत समापन किया गया। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना में धाम पर छठ मेले का आयोजन भी नहीं किया गया और न ही श्रद्धालुओं के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ। केवल चंपालाल महाराज ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही पूजा अर्चना की। समापन के पश्चात धाम पर श्रद्धा और आस्था से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरव ने अपने करकमलों से सभी को दशम तक चली अखंड ज्योति की विशेष रामबाण औषधि रूपी चमत्कारी चिमटी भभूत का वितरण किया। राजगढ़ धाम पर शारदीय नवरात्र महोत्सव के समापन से पूर्व नवमी की रात में ही राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के झंडा चढ़ाया गया। झंडा रात 8 बजे ग्राम राजगढ़ सदर बाजार से प्रारंभ होकर डीजे की धुन पर नाचते झूमते हुए चक्की वाले बाबा के मंदिर पर धोख लगाकर मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर चल रही अखंड ज्योति स्थल पर रात 10:30 बजे पहुंचा। ग्रामवासियों की ओर से मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का साफा व शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। धाम पर समापन के दौरान भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें भजन गायक ज्योति सैनी, कृष्ण गोपाल व नरेश दग्दी द्वारा भैरवनाथ और मां कालिका के मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाबा भैरवनाथ के चरणों में नमन करता हूँ, माधेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ। 36 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान है, उनके भी चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालु, राजगढ़ धाम भी वो जाता है जिन्हें बाबा भैरवनाथ बुलाते हैं और आज रात में भी वही बैठे हैं जिन्हें बाबा भैरवनाथ की कृपा, माधेश्वरी की कृपा हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हटाया पटाखों से प्रतिबंध। पटाखा व्यवसायियों में खुशी की लहर, जताया गहलोत का आभार। 2 साल तक पटाखों की बिक्री और चलाने पर लगे रहे प्रतिबंध को आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हटाकर पटाखा व्यवसायियों सहित पटाखे चलाने वाले लोगों को राहत प्रदान की है। दरअसल तमिलनाडु के शिवकाशी में हजारों पटाखा निर्माता कंपनियां हैं जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं, लेकिन पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के चलते यह सभी फैक्ट्रियां बंद थी। लिहाजा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पटाखों से रोक हटाने की अपील की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दिवाली पर 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट देकर पटाखा व्यवसायियों सहित आम लोगों को राहत प्रदान की है। दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। इस दौरान सिर्फ वही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे जिन पर NEERI का QR कोड होगा। अजमेर में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 2 साल से उन पर आर्थिक संकट गहरा गया था, जो इस बार हटाई गई रोक के बाद कम होने की 2 साल से हर दुकानदार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पटाखे वालों की आर्थिक स्थिति खराब थी। अगर इस साल पटाखे रह जाते तो लगता है वो पटाखे सारे व्यस्त खराब हो जाते, क्योंकि उनमें दिमाग लग जाती और पटाखे खराब हो जाते तो करोड़ों रुपए का व्यापारियों को नुकसान हो जाता। इससे व्यापारी पहले ही मरा हुआ है। तो अशोक गहलोत जी ने जो ये आदेश दिए हैं उनसे सभी व्यापारी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हिंदुओं का त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली माना जाता है। दिवाली पे अगर ऐसा हमारे को आदेश दिए हैं तो बहुत ही खुशी की लहर है
आज जो पटाखों पे से प्रतिबंध हटाया उस खुशी में मुंदड़ी मोहल्ला व्यापार महासंघ और श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में खुशी का इजहार किया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और पटाखे आतिशबाजी करके हमने जो हम एक बार श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से राज्य सरकार अशोक जी गहलोत का और जिला प्रशासन अजमेर का धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए पटाखों पे से जो प्रतिबंध हटाया उसके लिए सभी व्यापारियों को खुशी की लहर है। कोरोना काल का जो समय चल रहा था, पटाखा व्यवसायी चाहे अजमेर का कोई सा व्यापारी ऑल इंडिया के व्यापारी परेशान थे, उस परेशानी को देखते हुए श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने मांग उठाई थी कि पटाखों पे से प्रतिबंध हटाया जाए। उस प्रतिबंध को हटाने के उपलक्ष्य में आज हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे आतिशबाजी करके मुँह मीठा करा के पटाखे जलाए। आज सदर बाजार मुंडे मोहल्ले के अंदर आज यहाँ खुशी का जश्न मनाया गया। जो राज्य सरकार ने आज पटाखों पर प्रतिबंध हटाकर जो संदेश दिया है व्यापारियों को, आज जो व्यापारियों ने आज पहले मांग करी थी कि पटाखों पर प्रतिबंध हटाया जाए, सड़कें जल्दी से जल्दी बनाई जाए और जो भी मांग थी हमारे श्री व्यापार महासंघ की, आज वो पूरी हो गई है। उसके अंतर्गत आज हमारे व्यापारियों ने श्री व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में आज सदर बाजार के अंदर खुशी मनाई गई। मिठाई खिलाकर, पटाखे जलाकर वो खुशी मनाई गई और मैं अशोक गहलोत की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज हिंदुओं के त्यौहार के ऊपर जो आज प्रतिबंध हटाकर जो दिखाया, अपने आप का अपना महत्व दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शहर भाजपा द्वारा स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के जन्म शताब्दी समारोह पर व्याख्यान का आयोजन। मूल्य आधारित राजनीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय पर मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने दिया व्याख्यान। जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के जन्म शताब्दी समारोह पर आज अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक व्याख्यान माला का आयोजन रखा गया। रामगंज थाने के सामने स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित व्याख्यान माला में मूल्य आधारित राजनीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व न्यास अध्यक्ष धर्मेश जैन व भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी राणा मौजूद रहे। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि भाजपा का बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता मूल्य आधारित राजनीति करते हुए सेवा कार्य करें। इस कार्यक्रम में 181 बूथ अध्यक्ष, 42 शक्ति केंद्र प्रभारी सहित समस्त पार्षद व जिला पदाधिकारी मौजूद हैं, जिन्हें शीर्ष नेतृत्व के त्याग और बलिदान से रूबरू करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में संयोजक आनंद सिंह राजावत, सह संयोजक महावीर सिंह, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष हेमंत सांकला, आर्य मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी भी मौजूद रहे। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और हमें ये बहुत सौभाग्यशाली है कि वो राजस्थान के उदयपुर जिले से ही आते हैं। उनका जन्म जयंती वर्ष ये चल रहा है और उसी उपलक्ष्य में उनके ऊपर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जो कार्यक्रम चंद्रोदाई नगर में आयोजित हो रहा है और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी इस कार्यक्रम को उद्बोधन करने वाले हैं। तो हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से मूल्य आधारित राजनीति की बात हमारा नेतृत्व करता आया, चाहे वो सुंदर सिंह जी भंडारी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, वो मूल्य आधारित राजनीति कैसे आम कार्यकर्ता तक पहुँचे और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो पहले इकाई का जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारा पन्ना प्रमुख हो, वो भी उन सिद्धांतों को सीखते हुए कैसे मूल्य आधारित राजनीति को करें, इसी बात को लेकर के एक कार्यक्रम व्याख्यान माला यहाँ आयोजित हुई है, जिसमें हमारे 181 बूथ अध्यक्ष, 42 शक्ति केंद्र प्रभारी और सभी पार्षद और हमारे जिले के पदाधिकारी आमंत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम होने के बाद में एक जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है उसको भारतीय जनता पार्टी के और नज़दीक लाने का और हमारे नेतृत्व ने किस तरह से अपना त्याग और बलिदान देकर के इस पार्टी संगठन को यहाँ तक खड़ा किया है, उसकी सीख उस कार्यक्रम से उनको मिलने वाली है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।